नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपके लिए एक और नया शो लेकर आया। कल 23 मार्च 2021 को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक छप्पन दुकान आए और उन्होंने लोगों को मास्क की अनिवार्यता के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि कोरोना से जीतना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये अपने आप में अहम पहलू है और यह एक तरह से दवाई की तरह है। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया और जब कलेक्टर मनीष सिंह से उनका इस बारे में वार्तालाप हुआ तो आज दिनांक 24 मार्च 2021 को दोपहर 12 बजे इंदौर प्रेस क्लब में कलेक्टर मनीष सिंह के अलावा डीआईजी मनीष कपूरिया ने इस बारे में अपना संबोधन दिया। हालांकि डीआईजी ने बहुत सारगर्भित रूप से अपनी बात रखी और शेयर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने पिछले एक साल में जो भी इंदौर में हुआ और जो भी उपाय किए गए और भविष्य में जो भी सावधानियां सतर्कता के साथ इलाज के लिए जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसे बिना एक लाइन पढ़े धारा प्रवाह कह दिया। अरविंद तिवारी ने भी अपनी बात रखी, जबकि प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। महासचिव हेमंत शर्मा और सचिव अभिषेक मिश्रा भी मौजूद थे। वैसे कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया और प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी के बयान। नागरिकों से आग्रह कर रहा है और इस आग्रह के साथ साथ जब ऐसा लगा कि सख्ती की भी जरूरत है तो सख्ती भी की गई, क्योंकि यह सब हमें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ही है। ये सख्ती भी है तो ये सख्ती से हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये सख्ती जो है ये कहीं ना कहीं हमारे हित में है। तो मेरी कल जब मनीष सिंह जी प्रीतमलाल दुआ सभागार में शहर के सामाजिक और धार्मिक संगठनों से चर्चा कर रहे थे, तब मैंने रिक्वेस्ट की कि आप और डीआईजी साहब प्रेस क्लब के फोरम पे भी आए, और चूंकि हमारे जो साथी हैं सर, पिछले एक साल में इस सभागार में जो साथी बैठे हैं उनमें से 90% साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 15 घंटे फील्ड में गुजारे। ये हाई रिस्क हॉस्पिटल्स में गए, आइसोलेशन सेंटर्स में गए, कंटेमिनेटेड जो एरिया थे वहां गए, और इनके सामने खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखना भी जरूरी था और अपने संस्थान के प्रति अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना भी बहुत जरूरी था। हमें बहुत गर्व है। वहाँ की सामाजिक अंतश्चेतना और सांस्कृतिक प्रज्ञा, इन दोनों की विधि को समेटे रहता है। तो इस दृष्टि से हमारे नगर का प्रतिनिधित्व, यहाँ के समस्त प्रयासों का प्रतिनिधित्व आप ही करते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं आपके सामने स्पष्ट हों और उनका किस प्रकार परिपालन हमारे शहर की नागरिक करें, इसका प्रचार प्रसार भली भांति प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। और यही इसी मंशा के साथ अरविंद जी ने बताया था कि हम यहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि ये जो समय वर्तमान में है ये थ्रेशोल्ड लेवल है, फ्लैश पॉइंट है। यहाँ के बाद हमारी दिशा निर्धारित होगी कि हम इस कोरोना पे विजय पाएंगे या पुनः पिछले वर्ष जैसा समय हमें देखने को मिलेगा। और अभी जो प्रयास शासन ने किए हैं, कलेक्टर साहब आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे कोविड की गाइडलाइंस के नॉर्म्स का परिपालन हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं हों, हर स्तर पे प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। एक अच्छा जो परिदृश्य सामने आया है कि शहर की
लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दिया है और बड़े पैमाने पे लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा बहुत उसमें जिसको कहते हैं अलर्ट करने की आवश्यकता पड़ी और उसके उपरांत हमने देखा कि आवश्यक जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन लगभग किया जा रहा है। इसके ऊपर विजय पाने का मात्र यही एक तरीका है। आप सब इससे भली भांति वाकिफ़ हैं और मेरा तो अनुरोध यही है कि हम अगर उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो हम इस पर निश्चित रूप से विजय पा पाएंगे, क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस मुझे कभी कभी ही मिलता है, इसलिए मैं अपने शेर सुनाने की इच्छा को नहीं दबा पा रहा हूँ। और इस वक्त के हिसाब से जो सबसे मौजू है वो ये है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की निगाहों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की निगाहों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा। अब पिछला दौर लौट के ना आए, ये हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। आप प्रबुद्ध हैं, अपनी दिशा जानते हैं, सबको गाइड करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। इस समय लगभग सरकारी प्राइवेट मिला के करीबन 48-49 अस्पताल आज हो जाएंगे। अभी 3 अस्पताल उन्होंने करवा पढ़ाए हैं, जिसमें कि अतिरिक्त लगभग 80-90 बेड्स मिल रहे हैं आईसीयू समेत मिला करके। तो इन अस्पतालों में आज की स्थिति में अपने पास लगभग 4700 बेड्स हैं और उन 4700 बेड्स में से लगभग 1600 पे पेशेंट्स हैं अभी। पर ये 1600 पेशेंट जितने भी प्रमुख अस्पताल हैं, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, CHL अपोलो हो गया, जोइथराम हो गया, राष्ट्रीय अपोलो हो गया, ये सभी में ये है। इनफैक्ट अभी गोकुलदास भी जैसे ले लिया जाए, वो भी आज फुल था पूरा। तो ये जो प्रमुख अस्पताल हैं इनमें सारे हैं। जैसे इंडेक्स अभी खाली है, अरविंदो में 1400 की कैपेसिटी बढ़ा ली थी डॉक्टर भंडारी ने, तो उसमें भी अभी करीबन 700-800 बेड्स खाली हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अस्पतालों में जो अन्य बेड्स खाली, लगभग 3200 करीब बेड्स खाली हैं। किंतु अभी बाहर से पेशेंट्स आना उतनी स्पीड में शुरू नहीं हुए हैं जिस स्पीड में अगस्त सितंबर में एक समय में आए थे। सितंबर में स्थिति आई थी कि 50 से 60% बेड्स जो हैं बाहर के पेशेंट के द्वारा ऑक्युपाइड थे। इंदौर के पेशेंट 40 से 50% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो अभी बाहर के पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब बैतूल से भी आ रहे हैं, दूसरे संभागों से भी आ रहे हैं, उज्जैन से तो आते ही हैं, किंतु संख्या अभी काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से अभी 5% से 10% के बीच में केवल हो गया अभी। तो बेड की कैपेसिटी देखते हैं तो आज स्थिति कंफर्टेबल है। ऑफकोर्स जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कि अच्छा स्टाफ है, डॉक्टर्स ज़्यादा ट्रेंड हैं, उनमें एक भंडारी है और एक सेम से और एक इंडेक्स है जहाँ ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि अभी जगह काफ़ी हद तक उपलब्ध है। किंतु अस्पताल के बिस्तर भरने में वक्त नहीं लगता है, बहुत तेजी से भरते हैं। जब बाहर से पेशेंट्स आना शुरू होते हैं तो बहुत पैनिकी होती है और अपना दायित्व रहता है कि बाहर के पेशेंट्स को भी उसी तरह की सुविधा देने में हम लोग सफल हों। यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से इंदौर वासियों को देने की हम लोग हमेशा रहती है, इसमें दिया जाता है। इसको देखते हुए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। पहला रेस्ट्रिक्शन 16 तारीख को लगाया गया था। उसके पहले से हम लोग मास्क की प्रक्रिया शुरू कर दिए थे, क्योंकि जनवरी तक तो कुछ भी सीन था नहीं, बहुत कम हो गया था। बट जनरली जब चीज़ें कम होती हैं तो उसके में उतना फोकस नहीं रहता है, नहीं पब्लिक में एक्सेप्टेंस रहता है। 12-13 फरवरी से बढ़ना शुरू हुआ, हल्का हल्का बढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही मार्च लगा थोड़ा स्पीड बढ़ने लग गई। अभी 3-4 दिनों से स्पीड फिर से जो है वो बढ़नी शुरू हुई है। जो ये स्ट्रेन देखने में आ रहा है वो ये है कि उसकी संक्रामक क्षमता बहुत ज़्यादा है। पहले जब कोई बच्चे को होता था या किसी बड़े को होता था तो परिवार में सभी को नहीं लगता था। अब अगर आप देखेंगे तो परिवार में सभी लोगों को हो रहा है और ये अवश्य है कि परिवार में 10 लोग हैं अगर तो उसमें 2 संक्रमित सिम्टम्स आते होंगे या 3 में आते होंगे या केवल 1 में आते होंगे, बाकी सिम्टोमेटिक रहते होंगे। ये भी ट्रेंड देखने में आ रहा है कि बच्चों को बहुत हो रहा है। बच्चों जो क्योंकि बाहर घूमते हैं बच्चे, पुराने समय में पिछले साल बच्चों को लोगों ने घर में रखा हुआ था, काफ़ी हद तक घर में कंट्रोल थे वो, किंतु 6-8 महीने के रेस्ट्रिक्शंस के बाद फिर बच्चे भी अब निकलने लग गए हैं। जितना यूथ है या बच्चे हैं, भले वो 1-2 साल के हों, 3 साल के हों, 5 साल के हों या 21, 22, 23 साल के हों, इनमें भी संक्रमण की स्पीड बढ़ी है। इनको उतना असर नहीं हो रहा है, किसी को तो कुछ असर होता भी है। एसिम्प्टोमेटिक से ऊपर अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो हल्का सर्दी वर्दी 1-2 दिन रहती है, बच्चों चली जाती है, पर उसके 4-5 दिन के बाद परिवारजनों को होना शुरू हो जाता है।
तो ये ट्रेंड भी जो देखने को मिला है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे कैरियर बन के आते हैं, परिवार में अन्य लोगों को आता है, संक्रमण परिवार में फैलता है। अभी जो पेशेंट्स की कंडीशन है मैक्सिमम हम लोग के होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन ऐप में जो ICMR पोर्टल रहता है उसमें 100% पेशेंट्स को अपलोड किया जाता है। वहाँ से होम आइसोलेशन पिक करता है उनको RRT टीम के माध्यम से और फोन कॉलिंग के माध्यम से जो अस्पताल नहीं शिफ्ट होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है होम आइसोलेशन ऐप में। उसकी संख्या लगभग अभी 1800 करीब चल रही है और डेली लगभग 25 से लेकर 50 तक उन होम आइसोलेशन में से कन्वर्ट हो रहे हैं अस्पतालों में जाने के लिए। तो ये भी फिगर अभी नियंत्रण में है। अभी पिछले 7 दिन का ट्रेंड जो हम लोगों ने पिछले 7 दिन का सुबह जो हम लोगों ने देखा था तो कभी 35 है, कभी 40 है, कभी 50 है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। पर चूंकि जो डिस्चार्ज पॉलिसी है अपने यहाँ उसमें रेमडेसिविर का डोज पूरा हो जाता है तो काफ़ी हद तक पेशेंट नॉर्मलसी में आ जाता है। और अगर उसको बुखार नहीं है, सांस नॉर्मल ले पा रहा है विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, अन्य कोई सिम्टम सर्दी खांसी बहुत ऐसे नहीं है तो उसको विद इन 5 to 7 डेज डिस्चार्ज भी किया जा रहा है ताकि बेड्स आगे लोगों के लिए खाली हो सके। इसलिए 50 भी अगर होम आइसोलेशन से जहाँ मैक्सिमम संख्या में पेशेंट्स है इस समय 50 भी कन्वर्ट हो रहे हैं तो अपने लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। किंतु जो संख्या बढ़ रही है चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो वो संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अभी 16 तारीख से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं चाहे रात में 10 बजे का बंद हो या कुछ गतिविधियों में रेस्ट्रिक्शंस हो, पार्टी ये होटल्स में या मेरे फार्म हाउसेस से पार्टी में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, पिकनिक स्पॉट्स बंद किए गए हैं। जो भी रेस्ट्रिक्शन 16 तारीख के आदेश में लगाए गए थे या जो संडे लॉकडाउन वाले जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इसका असर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आएगा। हो सकता है कि कम तरफ जाए और ये भी हो सकता है कि स्टेबल रहे क्योंकि इसी बीच में संक्रमण की स्पीड थोड़ा फैली है। ये भी हो सकता है स्टेबल रहे और ये भी संभावना है जिस प्रकार के महाराष्ट्र में ट्रेंड देखा जा रहा है कि बढ़ जाए संख्या। ये बढ़ती है तो दिक्कत इस बात पे होती है कि ये चीज बाहर के जिलों में भी आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो सभी स्टेट्स में जा रहा होगा आसपास सभी जगह पे। आज इंदौर है, भोपाल है, धुआं है, धीरे धीरे ये ऊपर ग्वालियर तरफ जाएगा, दिल्ली तरफ जाएगा, ये स्ट्रेट फ्लो होता है पूरा। तो ये भी देखना होगा कि आगे अगर संख्या बढ़ती है तो इंदौर के पेशेंट्स को बेड्स की कमी ना पड़े, बाहर के पेशेंट्स को भी एंटरटेन कर सकें। उन सबको देखते हुए बेड की क्षमता सीमित है। आज जो कैपेसिटी इंदौर के बेड्स की है 4700 करीब, मान लीजिए कि अभी कल और बढ़े हैं 80-90 बेड्स जो हैं तो 4800 हो जाएगी। कुछ अस्पताल और आ जाएंगे, 5000 का फिगर टच कर जाएगा। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम लोगों ने खींच के रखी हुई है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी अगर अस्पतालों में बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पेशेंट्स अन्य बीमारियों के रहते हैं, उन पेशेंट्स में भी दिक्कत आना शुरू होती है। चाहे बहुत सारी गंभीर बीमारियां अन्य नेचर की भी रहती हैं जिसमें कि पेशेंट्स को फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वहाँ मॉर्बिलिटी बढ़ती है, वहाँ डेथ रेट बढ़ जाता है। इसलिए इस कैपेसिटी ज़्यादा अपन बेड्स बढ़ा नहीं सकते हैं। जहाँ तक सारे बेड्स को ICU कैटेगरी में लेने की बात है, मशीनें अवेलेबल हैं, सब तरह की इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, पर मैन पावर नहीं रहता है इस फील्ड में। जो एक हेल्थ वाला फील्ड है ये नेशनल लेवल का बतला रहे हैं कि इसको सब चीज़ों को मॉनिटर्स को ऑपरेट करने के सब चीज़ ऑपरेट करने के जो टेक्निकल स्टाफ रखता है, जो पैरामेडिक्स रहते हैं इस चीज़ में ट्रेन, वो संख्या हमेशा सीमित रहती है। वेंटिलेटर यूज़ करने वाले जो रहते हैं पैरामेडिक्स वो सब ट्रेन लोग भी कम संख्या में रहते हैं। इसलिए बेड कैपेसिटी जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। मान लीजिए कि अपन 4000 से 5000 मानने चले अपने इंदौर की, तो 5000 से हिसाब से अपने को सारी चीज़ें मैनेज करते चलनी है। केसेस की संख्या प्लस किस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट क्या है, वो सब देखते चलनी है। तो अभी की स्थिति उन सब मानों से सेफर रहने के लिए ये मांग करती है कि रेस्ट्रिक्शंस और लगाए जाएं। अब इस पर आज भी भोपाल में मीटिंग होने वाली है, हम लोगों से भी ओपिनियन एक मौखिक तौर पर परिस्थिति मिली गई है। थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस और करने पड़ेंगे ताकि अपन सेफ साइड बने। हो सकता है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस पे भी जो सख्ती अभी चल रही है तो सख्ती बढ़ाई भी जा सकती है, वो उस पर चीज़ें मैनेज हो जाए। किंतु जिस प्रकार से ये फास्ट जो भी स्ट्रेन है ये जिस प्रकार से फास्ट संक्रमित करता है लोगों को, पर ये भी देखने में आया कि तीव्रता कम है इसकी, और उसी संख्या जब ज़्यादा होती है तो कई बॉडी ऐसी रहती है पेशेंट्स की जिसमें कि ये वायरस भी अटैक कर रहा है लोगों को। उसमें फिर दिक्कत होती है कि बेड ना बढ़े क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे इस बार। अगस्त सितंबर की तुलना जो थी तब भी बहुत बेड्स बढ़ गए थे, सभी इंडेक्स बहुत भर गया था, विंडो ऑलमोस्ट पूरा भर गया था सितंबर में। तो उस पर उसमें पेशेंट बाहर के बहुत थे। वो स्थिति अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बाहर के पेशेंट्स आने की शुरू होगी।
तो उसको सब परिस्थिति रखते हुए ये चीजें अब गवर्नमेंट उसमें आकलन कर रही है क्या किया जाए, वो हम लोग पैरेलली कर रहे हैं उसको। और प्रयास यही रहेगा कि कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हो जिसमें कि पहले से प्रिकॉशंस ले लिए जाएं, फुल लॉकडाउन की नौबत ना आए। थोड़े बहुत एक्टिव, जैसे धर्मस्थल की बात है, धर्मस्थलों में भीड़ बहुत हो रही है, कंट्रोल नहीं होता है उसमें। बहुत सारे धर्मस्थलों में देखा मैंने, हर धर्म के, और वो सीधे सीधे किसी की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ऐसी चीज है जिसमें कुछ ही पुजारी रहते हैं। पुजारियों को हमेशा जो भी पिछले बार का लॉकडाउन हुआ था, पुजारियों को सब चीजें मिलती रही थी, दान राशि वगैरह, जिससे कहीं कोई तकलीफ नहीं गई उन लोगों को। इस तरह की एक्टिविटीज कुछ और है जिसको कि विचार किया जा सकता है, जिसमें रोकने के लिए जो विचार चल भी रहा है इस समय। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये आता है कि बचाव कैसे हो इसका, क्योंकि संक्रमण आज ये दूसरे स्ट्रेन के रूप में आया है। डेफिनेटली ये कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेन है जो पिछले साल के स्ट्रेन से थोड़ा डिफरेंट है संक्रमण के बाद में, जो हम लोग फील कर रहे हैं। साइंस उसका अलग जो लैब्स हैं उसके परीक्षण कर रही हैं, कौन सा स्ट्रेन है, क्या है, क्यों इतना तीव्रता से फैलता है, पर इसका असर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करता था अप्रैल मई जून के जो वायरस था उस समय। तो वो सब चीजें परीक्षण अलग से चल रहा है, जिसमें कि मेडिकल साइंस का मामला है, उसमें बहुत ज्यादा ना नॉलेज है हम लोगों को, ना हम लोग कमेंट कर सकते हैं उसमें। किंतु अब इसका इलाज क्या है, इसका रोकथाम क्या है? तो इसके रोकथाम दो ही हैं केवल, वैक्सीनेशन और दूसरा मास्क लगाना, और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है। अगर मास्क भी ठीक से लगाया हुआ है और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक हो रही है, कुछ ऐसी हो रही है, तो उसमें ही मास्क प्रोटेक्ट कर लेता है। पर मास्क नाक और मुंह दोनों में लगा होना चाहिए। इसीलिए अभी कुछ दिनों 2-3 दिन से हम लोगों ने कल से मास्क अगर नाक के नीचे है तो भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं मास्क नहीं लगाया आपने, बस फोटो खींच करके उसको स्पॉट पेन करने के या अर्धन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसका इलाज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ये देखने में आया है कि अगर आपका पहला डोज भी लग गया है और 15-20 दिन हो गए हैं आपको, तो आपका कुछ एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएगी। वैक्सीन दो तरह से एंटीबॉडीज बनती हैं, एक कोविड के इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनती हैं, वो अलग तरह की रहती हैं, और एक वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज रहती हैं, वो अलग तरह की रहती हैं। दोनों के टेस्ट अलग अलग रहते हैं, दोनों के टेस्ट अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोगों ने कराए थे, जो मेरे परिचित थे, डॉक्टर्स ने कुछ के करवाए हैं, तो लोगों की एंटीबॉडीज 15-20 दिन में बनी है जिन्होंने पहला डोज ही लिया है। सेकेंड डोज 4 वीक या 6 वीक का, जैसे 6 वीक का प्रोटोकॉल है, अगर आप 6 वीक बाद लगाते हैं तो और ज़्यादा फायदा करेगा आपको, तो उसके बाद लेंगे तो और तेजी से वो एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई करेंगी। तो अगर वैक्सीन ही सॉल्यूशन है, अगर आप लंदन की स्थिति देखें, यूके की स्थिति देखें या अमेरिका की स्थिति देखें, जहाँ जहाँ उन्होंने स्पीडली वैक्सीनेशन करा दिया लोगों को, वहाँ एकदम ग्राफ डाउन किया है इस चीज़ का। अगर आपको होता भी है, कोविड का वायरस इन्फेक्ट भी करता है, तो हल्की फुल्की सर्दी वर्दी होकर निकल जाएगा, आपको अटैक नहीं करेगा अंदर बॉडी में जिस तरह से होता है अभी। तो दूसरा एक इलाज वैक्सीनेशन है, इसका बहुत बड़ा जो परमानेंट सॉल्यूशन है। एंटीबॉडीज के साथ साथ इसमें टी सेल्स या अन्य सेल्स कुछ बनती हैं बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा मुझे उसमें नहीं, जो मुझे डॉक्टर से बताया है, कई लोगों से चर्चा हुई है इसमें, जो आपको अगर एंटीबॉडीज बाद में आती है कम हो रही है, पर वो जो टी सेल्स वगैरह जो बनी रहती हैं बॉडी में, वो आपको प्रोटेक्ट करती है बहुत लंबे समय तक। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फोकस किया जा रहा है। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इंदौर जैसे शहर के लिए, क्योंकि इंदौर में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो मालवा एरिया में पूरे में जाता है, निमाड़ में भी जाता है। अभी चूंकि महाराष्ट्र बहुत ब्लो अप किया हुआ है, तो निमाड़ एरिया के बहुत सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ से भी इंदौर तरफ आया है काफ़ी। इंदौर और पूना का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, मुंबई से भी स्ट्रॉन्ग लिंक है, तो उसका कारण भी आया है। डेली लगभग 50 पैसे, अब तो खैर कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई हैं, तो पहले तो 50 लोग डेली फॉरेन से आ रहे थे, जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं फॉरेन पेशेंट्स की, फॉरेन ट्रेवलर्स की, डेली 50। उसमें मॉरिशस था, दुबई था, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत लोग आने जाना था लोगों का, फिर यूके था, यूरोप था, अमेरिका था, ये कंट्रीज थी जहाँ से ज़्यादातर लोग आ रहे थे। क्योंकि बिजनेस रहता है तो लोग जाते हैं यहाँ से, तो डेली 50 का फिगर एवरेज आ रहा था फॉरेन से लौटने वाले ट्रेवलर्स का, जो इंदौर आ रहे थे। तो इन सब में अब ग्रेजुअली कंट्रोलिंग हुई है, हम लोगों ने चेक किया है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐसी निकली नहीं उनकी, कुछ ही 2-4 ही लोग पॉजिटिव निकले बाद में, जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बाकी सभी एसिम्प्टोमेटिक ही, मतलब सभी कोविड से दूर ही रहे सब लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोग के उसमें जो हो रहा है, इसमें वैक्सीनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए आप लोगों की तरफ से भी अगर गाइडेंस दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, जागरूक किया जाए, कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जागरूकता में ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों की समझ में कमी है कहीं। मैं बधाई दूंगा माननीय अमित तिवारी जी को कि इन्होंने मुझे बहुत पहले ही, जब आप लोगों का वैक्सीनेशन शुरू